Hello everyone, my name is Bhabar Pratap Singh. I am doctoral scholar of Department of Economics, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. I have two-time UGC NET qualified and MPSET qualified also. Today is our topic is Herard-Domer growth model. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। दिवाकर एजुकेशन हब अपना इंस्टीट्यूट है जो कि CUET एग्ज़ाम के लिए अभी न्यू क्लासेस जल्द से जल्द शुरू हो रही हैं, तो आप अपना डेमो यहाँ बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7310762592। एक्चुअली CUET एग्ज़ाम जो MA एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, MA या मास्टर का PG एडमिशन के लिए, जिसमें टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है और आपकी रैंकिंग के अनुसार आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। ठीक, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हेराड-डोमर ग्रोथ मॉडल। तो हेराड-डोमर ग्रोथ मॉडल को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि हेराड-डोमर ग्रोथ मॉडल आया क्यों, है ना। हेराड-डोमर ग्रोथ मॉडल आने से के पहले इसके पीछे जो इसका जो बैकअप है वो कीन्स ने तैयार कर दिया था, है ना। कीन्स का जो मॉडल था, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, तो कीन्स क्या कहते थे? कीन्स कहते थे कि इन्वेस्टमेंट का एक काम क्या कि यह इनकम जनरेशन करे। क्या जनरेशन करे? इनकम जनरेशन करे। यानी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वह इनकम जनरेट करेगी। लेकिन कीन्स का जो मॉडल था, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि शॉर्ट रन मॉडल था। कैसा था? शॉर्ट रन मॉडल था, लॉन्ग रन नहीं था, शॉर्ट रन मॉडल था। ठीक, अब यहाँ पे कीन्स का कहना था कि लॉन्ग रन ऑल वी डेड, इनका ये रिटन स्टेटमेंट है। तो इसी को थोड़ा सा सुधारा था, किन्होंने इसको सुधारा था? आपका हेराड-डोमर ने। इन्होंने एक मॉडल दिया, क्या? लॉन्ग रन का। अब लॉन्ग रन मॉडल में ये कहते हैं कि आपका जो ग्रोथ है या आपका जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं। कौन कौन से इफेक्ट? एक इनकम जनरेशन, इनकम को तो जनरेट करेगा ही, ये कीन्स वाला है शॉर्ट रन इफेक्ट। और दूसरा है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी को भी यह इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो इन्होंने इनकम इन्वेस्टमेंट को दो एस्पेक्ट में देखा हेराड-डोमर ने, एक इनकम जनरेशन का, दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के, बूस्टअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी की। तो हेराड-डोमर मॉडल सबसे ऊपर पहली बात किसके ऊपर बेस्ड है? कीन्स के ऊपर बेस्ड है। कीन्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो एनालिसिस है उसके ऊपर बेस्ड है। और हेराड-डोमर मॉडल में कैपिटल क्या है? क्रूशियल इम्पैक्ट करता है ना। हेराड-डोमर मॉडल कंसंट्रेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडी ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? स्टडी ग्रोथ। देखो, ग्रोथ कई तरह के होते हैं। एक फ्लैक्चुएटिंग ग्रोथ रेट होता है जिसमें कभी भी ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ रेट में कौन सी ग्रोथ रेट की बात चल रही है? आउटपुट की बात चल रही है कि हम किस रेट से आउटपुट को मेंटेन कर सकें। जैसे मान लीजिए हम आपको टाइम देते हैं 2001 में आपका आउटपुट था 20%, फिर 2 में ये हो गया 30, 3 में 40, है ना, या 4-5 में 45, 50। तो ये जो रेट बढ़ रहा है ये कैसा है? स्टडी रेट है। स्टडी रेट है यानी एक स्मूथ फंक्शनिंग है, एक स्मूथ है, इसमें कोई फ्लैक्चुएटिंग नहीं है। फ्लैक्चुएटिंग नहीं है तो हमें ग्रोथ कैसा मिलना चाहिए? जिसमें फ्लैक्चुएशन ना हो। फ्लैक्चुएशन होने से क्या प्रॉब्लम होती है? फ्लैक्चुएशन होने से जो ग्रोथ का डिटर्मिनेंट है वह क्लियर नहीं होता है आपका। इसलिए आपको ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? ग्रोथ स्टेबल और स्टेडी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो हेराड-डोमर मॉडल कैसी ग्रोथ रेट की बात करता है? स्टेडी ग्रोथ रेट की बात करता है। और स्टेडी ग्रोथ रेट का एडजस्टमेंट कैसे होगा? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कैपिटल से। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने पास है उसमें हम सप्लाई और कैपिटल की सप्लाई और कैपिटल की डिमांड के ऊपर फोकस करके ग्रोथ रेट को मेंटेन करने की बात करते हैं। चलिए कुछ एजम्पशन देख लेते हैं। तो इसके प्राइम एजम्पशन है,
देयर इज़ इनिशियल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये क्या मान करके चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट किसका बेसिक फीचर है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट है आपका क्लासिकल का, डिमांड एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या सप्लाई डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी पूरा क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल के बाद के हैं ना ये लोग। तो न्यू क्लासिकल की जितनी थ्योरी हैं उसके एजम्पशन और क्लासिकल थ्योरी के एजम्पशन लगभग लगभग आपको मिलेंगे। केवल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर या फैक्टर प्रोडक्टिविटी के जो इनपुट्स हैं, लेबर कैपिटल, इन सब में थोड़ा बहुत बदलाव मिलेगा, बाकी इसके अलावा सब कुछ सेम मिलेगा। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये क्लोज इकोनॉमी मॉडल है, यानी यहाँ पे फॉरेन से कोई ट्रेड नहीं है, नो फॉरेन ट्रेड। दूसरी बात है इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, यानी तुरंत इनपुट डालो तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा बॉस, कोई टाइम लैग नहीं। और टाइम लैग किस में होता है? जब आप कोवेब मॉडल पढ़ेंगे उसमें सप्लाई में टाइम लैग होता है, कोप वेब मॉडल में आपको टाइम लैग मिलेगा। और यह डायनेमिक मॉडल होते हुए भी इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, इस मॉडल की ये विशेषता है। टाइम लैग क्या कहते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई टाइम लैग लेती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है ना, तुरंत नहीं हो जाता। लेकिन डिमांड तुरंत क्रिएट होती है क्योंकि वह इंटरनल डिज़ायर से कनेक्टेड रहती है। पांचवा क्या है? द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस इक्वल्स टू एमपीएस, जैसे कि हम परफेक्ट कंपटीशन में माइक्रो में पढ़ते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी वहाँ हर एक चीज़ परफेक्ट होती है। उसी हिसाब से इस मॉडल में भी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों इक्वल होगी। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ठीक। कैपिटल कोफिशिएंट कैसे रहेंगे? द कैपिटल कोफिशिएंट आपके रेशियो ऑफ कैपिटल स्टॉक टू इनकम, ये भी फिक्स रहेगा, कोई डिप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि यह एज्यूम करते हैं कि हमारा जीवन जो है, जो लाइफ है, वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट यानी वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ऐसा ये मॉडल मानता है, मैं नहीं कहता। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू द इनकम ऑफ सेम ईयर, उसी साल का सेविंग और उसी साल का इन्वेस्टमेंट से हमें संबंध है, पिछले साल से नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, हम कंसंट्रेट करते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड में। फिर जनरल प्राइस लेवल क्या है आपका? कांस्टेंट है। मनी इनकम एंड रियल इनकम दोनों सेम है, यानी कोई इन्फ्लेशन नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे आता है? इन्फ्लेशन में क्या रहता है आपका? रियल इनकम का फार्मूला होता है कि अगर आप मनी इनकम को इन्फ्लेशन से माइनस कर दें तो आपको रियल इनकम मिल जाती है। तो इस मॉडल में मनी इनकम और रियल इनकम दोनों सेम है, यानी कोई इन्फ्लेशन नहीं। देयर इज़ नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेगी। फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा कैपिटल एंड लेबर का प्रोडक्टिव में, यानी जैसे कि कॉब डगलस मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें भी उन्होंने किसकी बात कही है? फिक्स प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। उन्होंने कहा है कि भाई 25% कैपिटल लगेगी तो 75% लेबर लगेगी, ऐसे एक प्रपोर्शन फिक्स किया जाता है। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट, जो भी प्रोड्यूसर है वह एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, रेदर देन अगला प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वेरिएबिलिटी नहीं है। ठीक। क्या इश्यूज़ हैं इसके? कि सबसे पहला इशू है कि हम स्टडी ग्रोथ कैसे अचीव करें विद फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी क्योंकि कैपिटल भी आपकी फिक्स है, कैपिटल लेबर रेशियो भी फिक्स है, तो उसमें कितना आउटपुट आपका निकलेगा। और अगर जो हमें स्टडी ग्रोथ रेट मिल जाता है तो उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, वहाँ पे हमें स्टडी ग्रोथ रेट मिल जा रहा है, ये इस पॉइंट पे, अब हम इसको कैसे मेंटेन करें कि ये चेंज ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ एक टाइम के बाद चेंज होती है। और तीसरा है हाउ डू नेचुरल फैक्टर सीलिंग इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, जो नेचुरल फैक्टर हैं उनकी हम सीलिंग कैसे करें। और हेराड के जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं वो है एक्चुअल रेट ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, इसको समझना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? एक्चुअल ग्रोथ रेट को ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। तो यह डिटरमाइन की जाती है रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट से किसी भी इकोनॉमी में, जैसे रेट ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन टोटल इनकम, ये है टोटल इनकम वाई, और डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। जी इज डिटरमाइंड बाय द सेविंग इनकम रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, बोथ आर फिक्स। कैपिटल आउटपुट रेशियो इस मॉडल में आपको हर जगह फिक्स ही मिलेगा जनरली। आई इक्वल टू एस, सो देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो
इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर रहेगा तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, दोनों का डायनेमिक होगा, यानी एक टाइम पीरियड के बाद वो चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है? वारंटेड ग्रोथ रेट वो होता है कि किसी भी इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी कितनी है। जैसे एक मशीन की फुल कैपेसिटी है 200 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का, और लेकिन वह एक्चुअल कितना कर रहा है, 100 कर रहा है ना। तो वारंटेड यानी जितना मैक्सिमम कैपेसिटी हो किसी भी ग्रोथ इकोनॉमी को ग्रोथ करने की, उसे हम वारंटेड ग्रोथ रेट कहते हैं। इसे GW से डिनोट किया जाता है। इसे फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। और GW डिटरमाइन किससे किया जाता है, वही कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग इनकम रेशियो से। एंड एट द स्टडी इक्विलिब्रियम GW इज फुली यूटिलाइज्ड इट्स कैपेसिटी, है ना। अब जब इक्विलिब्रियम स्टडी होगा, स्टडी इक्विलिब्रियम क्या है, G इक्वल्स टू GW इक्वल्स टू GN। जब तीनों ग्रोथ रेट बराबर होंगे तो वहाँ पे स्टडी इक्विलिब्रियम होगा, है ना। और इसी को नाइफ फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी बराबर हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं। GW इज डिमांड फॉर द बिजनेस मैन इज हाई इनफ। GW ऐसा डिमांड हो है, ऐसा डिमांड का ग्रोथ रेट बताता है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिमांड होती है। आगे देखते हैं, द वारंटेड ग्रोथ रेट इज GW इक्वल्स टू CR इक्वल्स टू S। यानी इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो हो जाएगा GW इक्वल टू S/CR। क्या होगा फार्मूला, GW इक्वल टू S/CR। CR का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिक्वायर्ड। S का मतलब क्या होता है, सेविंग रेशियो, है ना। अकॉर्डिंग टू द हेराल्ड द इकोनॉमी कैन अचीव द स्टडी ग्रोथ व्हेन G इक्वल्स टू GW एंड C इक्वल्स टू CR। यानी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वह वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर हो, और जो कैपिटल है वो कैपिटल रिक्वायर्ड के बराबर हो। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, स्टडी ग्रोथ रेट मेंटेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनस्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है। इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है कि जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से, अच्छा ये हमेशा ध्यान देना है आपको, ये G अगर जो ग्रेटर देन होगा GW से तो C ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा किससे, CR से। ये दोनों साइन हमेशा अपोजिट चलेंगे बॉस, इसको हमेशा आपको ध्यान देखना है। और ये जब कम होगा इधर तो इधर ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा रहता है वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज़ मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। जो इनकम है वो ज़्यादा होगी किससे, आउटपुट से। और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इनकम क्या होगी, लेस देन आउटपुट से, ठीक। इसमें डिमांड इंक्रीज होगा, राइज इन इनकम मोर देन आउटपुट, तो इसमें इन्फ्लेशन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और इसमें क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इनकम है वह लेस देन है आउटपुट से, ठीक। नेचुरल ग्रोथ रेट देख लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट को डिनोट किया जाता है किससे, GN से। सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द नेचुरल कंडीशन सच एज लेबर फोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल नॉलेज। इनके कंडीशन पे डिटरमाइन किया जाता है। इसे और क्या कहते हैं, वेलफेयर ऑप्टिमम एंड फुल ऑप्टिमम ग्रोथ रेट। क्या बोला जाता है, वेलफेयर ऑप्टिमम बोला जाता है, या इसे फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बोला जाता है। GN create a limit beyond which the expansion of output is not possible, so this limit is called the full employment ceiling। यानी ये क्या बताता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सीलिंग बताता है। यानी सबसे टॉप पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, GN रहेगा। GN से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबिलिटी है। और GW क्या है, GW ये बताता है कि आपका ग्रोथ कितना ज़्यादा हो सकता है, कैपेसिटी आपकी कितनी है। लेकिन यह थ्रस्ट बताता है आपका कि क्या सीलिंग है ना, क्या लेवल है आपका। GN इज मैक्सिमम व्हेन इकोनॉमी कैन अचीव द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मैक्सिमम ग्रोथ GN का तब होगा जब पूरे अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमी अचीव कर लेगी तब। नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम यही है कि जब G इक्वल्स टू GW इक्वल्स टू GN होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्योंकि यह इक्विलिब्रियम
कभी भी स्टेबल नहीं रहता, यह चेंज होता रहता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जब जी एन ज़्यादा होता है जी डब्ल्यू से तब क्या होता है। इधर देख लीजिए, ये है जी एन सबसे टॉप में, यह सीलिंग बताता है ना। सीलिंग मतलब टॉप, जो रूफ होता है उसे भी सीलिंग कहा जाता है। तो ये एक रूफ मेंटेन कर रहा है ग्रोथ पाथ का। जी डब्ल्यू क्या है, थ्रस्ट है सबसे नीचे। और जी क्या है, जी एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जो जी और जी डब्ल्यू के बीच में पेंडुलम की तरह आगे पीछे हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट देयर विल बी कम्युलेटिव बूम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कंडीशन में जब जी एन ज़्यादा रहेगा, जी एन यानी ये टॉप वाला सबसे ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। इन दिस सिचुएशन देखो, जब जी डब्ल्यू इज आल्सो लेस देन जी, इसमें क्या होगा, जी डब्ल्यू लेस देन होगा किससे, जी से, कम होगा जी से। ये देखिए ये वाली कंडीशन जो है, जी एन ज़्यादा है जी डब्ल्यू से, और जी जो है ये जी आपका जी डब्ल्यू से कम है, जी डब्ल्यू सबसे कम है। तो ऐसे कंडीशन में कैपिटल रिक्वायर ज़्यादा होती है और कैपिटल कम होता है, और ये सिचुएशन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बताती है। कैसी ट्रेंड, इन्फ्लेशन। और एक लिमिट पे इन्फ्लेशन होना बहुत अच्छी बात है ना, ग्रोथ के लिए। आगे देखिए, व्हेन द जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी एन, जब जी डब्ल्यू आपका ग्रेटर देन होता है जी एन से, सो देयर इज एक्सेस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड शॉर्टेज ऑफ लेबर, कैपिटल बिकम द आइडियल, सो देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है, और ऐसे कंडीशन में क्रॉनिक डिप्रेशन फेस करती है इकोनॉमी। क्या फेस करती है, क्रॉनिक डिप्रेशन। देखिए इसमें जी डब्ल्यू सबसे ऊपर हो गया है और सीलिंग नीचे आ गई है, और जी सबसे नीचे है, यानी जी डब्ल्यू इज़ मोर देन जी, जब वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में कैपिटल ज़्यादा होती है किससे, कैपिटल रिक्वायर्ड से, यानी पैसा है मार्केट में पर लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी में डिप्रेशन है, और इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो कोई इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं किया जाएगा। ठीक, सो थैंक यू फॉर द वाचिंग अस। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी डोमर मॉडल। तो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें, और ये अपना छोटा सा डेमो था, हम डिटेल में अच्छे से इसको और पढ़ेंगे, है ना। पूरा मॉडल बता करके और एक एक पॉइंट को और डिटेल में समझा करके बताया जाएगा। और जल्द से जल्द आप लोग अपना डेमो बुक करिए, नंबर मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। और इसके अलावा आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग से होंगी, और आपको हर एक क्लास में बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आएगी, और आप प्रॉपर इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस अगेन।